हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ है मिस्टर अमर हु इज अ फुलब्राइट स्कॉलरशिप होल्डर इन द यूएसए राइट नाउ। ही इज एन आईबी ग्रेजुएट ऑफ 2017 और अभी ये यूएस में रहते हैं। इनसे हम बात करते हैं आज रिगार्डिंग फुलब्राइट स्कॉलरशिप कि फुलब्राइट स्कॉलरशिप क्या होती है, आपको कितने पैसे मिलते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड and get into it. So Amar, ये तो मैंने बता दिया कि you are an IB graduate of 2017, but please tell us something about yourself. अबाउट माई सेल्फ, आफ्टर IBA 2017 के बाद मैंने 5 साल का तकरीबन 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस था मेरा सोशल वर्क में, जिसमें मैंने नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद पीपल विद डिसेबिलिटीज में काम किया, पहले पाकिस्तान में कराची में, और फिर उसके बाद मैंने किया कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम में काम किया 1 साल के लिए। सुपर नाइस। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं ऐड कर दूं कि अमर ने अपना बैचलर सोशल साइंसेज में पढ़ा था एंड नॉट बीबीए एंड समथिंग अदर देन दैट। तो अभी यही पूछते हैं कि हु इज फुलब्राइट एग्जैक्टली फॉर, क्योंकि यू सेड कि इट वाज सूटिंग मोर टू योर प्रोफाइल। फुलब्राइट में वो लोग वो ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जिनका सोशल इम्पैक्ट हो। एक तरह से आप यहाँ पे आते हैं और आप अपने यहाँ के कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीखते हैं, फिर पाकिस्तान जाते हैं तो आप उनको भी लाइक पार्टनरशिप्स भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये भी है कि एक तरह से आप अपने मुल्क में जाके डेवलपमेंट के ऊपर या काफी चीजों के ऊपर इस तरह से काम करें, और बट नॉट नेसेसरली एकेडमिक एक्सीलेंस पे जितना फोकस आई थिंक जितना शेवनिंग में है, तो उतना ज्यादा फुलब्राइट पे उसका फोकस नहीं है। फुलब्राइट में फोकस ज्यादा है तो आपके वर्क एक्सपीरियंस का है, का एक आइडिया है, आप ये पढ़ के क्या करोगे, आपकी इम्पैक्ट क्या होगा। ओके नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको मिलता क्या है स्कॉलरशिप के अंदर मेनली? आपको सपोर्ट मिलती है एडमिशन प्रोसेस में, फुलब्राइट हैंडल करता है आपका। तो डू दे ऑल्सो चूज वेयर यू वांट टू स्टडी और वेयर यू विल स्टडी? को जो है आपके एक बार सिलेक्शन होने के बाद वो आपसे सबमिशन प्लान शेयर करते हैं। आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तब आप उनको 2 यूनिवर्सिटीज देते हैं, फिर आप इंटरव्यू के दौरान आई थिंक 4 से 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे बैक एंड फोर्थ करके कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। आपको वीजा प्रोसेस वो हैंडल करता है, ट्यूशन फीस, और आपका ट्यूशन फीस के अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड कितनी मिलती है? डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो और कौन से शहर में हो। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के मुताबिक उन्होंने एक पूरा अपना लिस्ट बनाई हुई है यूनिवर्सिटीज की, और उस हिसाब से अगर आप न्यूयॉर्क में हो तो आपका आई थिंक 2000 से कुछ ऊपर है डॉलर स्टाइपेंड। जैसे मैं अभी नेशविल में हूँ तो मेरा $1510 स्टाइपेंड है। ओके सुपर नाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे विच इज अबाउट, आई हैव हर्ड दीज टू टर्म्स यूएसईएफपी और डबल आईई, ये क्या यस, है? यूएसईएफपी यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान है। यूएसईएफपी इज द एजेंसी जो कि पाकिस्तान के अंदर फुलब्राइट को हैंडल करती है, और काफी सारी और चीजें भी हैंडल करती है। फुलब्राइट का सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी जो वीजा प्रोसेस होता है, आपको जो गाइडेंस होती है, आपका सबमिशन प्लान होता है, जो आपका इंटरव्यू होता है, वो सब यूएसईएफपी के साथ होता है शुरू में। एक बार जब आप यूएस से आ जाते हैं तो फिर आप अंडर आ जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के, तो वो आपको एक एडवाइजर असाइन होता है उसमें, और फिर आपकी जो कॉन्वर्जेशन डायरेक्ट कनेक्शन होता है के लिए, या कोई भी अप्रूवल के लिए, किसी भी चीज के लिए, या ग्रांट रिन्यूअल के लिए, वो सब आप आईएई से बात करते हैं। Okay, let's hop on to this section where I basically talk about the requirements and eligibility for Fulbright. आई थिंक रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी काफ़ी रिलैक्स है, कोई इतनी परेशानी नहीं है उसमें। आपको बस ये है कि आपकी एक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर आपको किया होना चाहिए, मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए ये फुलब्राइट प्रोग्राम है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म है, जीआरई, रेफरेंस लेटर्स हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। ये मैटर करता है इसमें कि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है? नहीं, इसमें ये मैटर नहीं करता, आपको अपने फाइनेंसेस शो नहीं करने होते। इस तरह की बातें आप पर्सनल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं या स्टडी Okay. Before I come to personal statement, one last question I have regarding eligibility, and that is, where can I find the application form? यूएससीएफपी के वेबसाइट पे है। अब फिर से एप्लीकेशंस खुलेंगे तकरीबन समर में। मेडिकल प्रोफेशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, Okay. मेडिसिन के लिए पे। लेकिन अगर फर्ज करें किसी ने मेडिसिन एमबीबीएस किया है, लेकिन अब वो पब्लिक हेल्थ करना चाह रहा है, फर्ज करें वो Okay. मेडिकल लाइसेंस प्रोफेशनल नहीं है, Okay. पब्लिक हेल्थ, तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है और केस बना सकता है मैं पब्लिक हेल्थ को किस तरह पाकिस्तान में यूज करूंगा। Okay. Let's come to personal statement. I think it's very important. Fulbright की personal statement में क्या ऐसी चीज होती है which they say कि यार okay इस बंदे को हमें लेना है? Their statement should be a narrative describing how you have achieved your current goals. It should be a mere listing of facts. It should include information about your education, special interest, career plan,
significant factors that have influenced your educational or professional development. ठीक है, comment on the numbers of year of practical experience. आपको उनके थ्रू एक वीव करनी है स्टोरी. व्हाट आई फील, जो चीज आप करने भी जा रहे हो वो भी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी पे कैसे टाई इन होती है. ठीक है. और दूसरा जो 750 वर्ड्स का क्वेश्चन आंसर होता है वो स्टडी ऑब्जेक्टिव होता है, वो ज्यादा टाइड इन होता है. आप पढ़ने क्यों जा रहे हैं और वो रेलेवेंट क्यों है, आप वापस आके क्या करोगे, और वो आपसे मांगते हैं आपका 5 ईयर प्लान या कुछ 10 ईयर, लाइक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं आपके वापस पाकिस्तान आके. Let's come to third topic here. So अभी हमने personal statement में बात कर ली. We talked about study objective. Third is interview. And can you please tell me something about that? इंटरव्यू प्रोसेस काफी इजी होता है, इतना परेशानी का नहीं होता. ये जस्ट आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, जो आपने बातें की हैं उससे रेलेवेंट, उससे मुताल्लिक आपसे सवाल करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टाइमलाइंस. एक तो आप बताओ कब से शुरू होता है, बट मुझे ये बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है. फुलब्राइट का ये है कि फुलब्राइट के प्रोसेस में टाइम बहुत लग जाता है. अगर फर्ज करें आपने अभी 2024 में अप्लाई करना शुरू किया तो आपकी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो 2025 के फॉल में, मतलब अगस्त सितंबर में शुरू होगा 2025 के. तो ये है कि अभी एप्लीकेशन जैसे अभी इसके खुलेंगे अभी 2024 के समर के अराउंड इसकी एप्लीकेशंस खुल चुकी होंगी. मेरा आइल्स दिया हुआ था लेकिन टोफल नहीं दिया होता. यूएस में आपको टोफल चाहिए होता है, तो टोफल का उन्होंने वाउचर भी दिया था, और कुछ लोगों को वो लोग जीआरई इंप्रूवमेंट के लिए भी देते हैं. नवंबर में जैसे सबमिशन प्लान हो गया, फिर आपको बहुत टाइम वेट करना होता है. मार्च में प्लेसमेंट का डिसीजन हुआ था, तो इसलिए नवंबर के बाद मार्च तक तकरीबन वेट था, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंजाइटी भी होती है हमारे कोर्स में, मुझे याद है. Let's dive on to next topic, which is about application process. And you talked about submission plan and the final placement. So if you want to summarize quickly the whole application process, आप क्या बोलोगे कि यार इसमें ये 3 या 4 स्टेप्स हैं. और GRE is one of the most important things, जो कि आप जितना पहले प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, और फिर आपने अपने रेफरेंस लेटर्स को जैसे प्रोफेसर्स को बोल देना है कि, और वर्क आई वुड सजेस्ट कि आपके 2 एकेडमिक एक वर्क एक्सपीरियंस का लेटर हो. आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं, 2 वर्क एक्सपीरियंस का एक एकेडमिक, बट दोनों का मिक्स हो. बड़ा वेटिंग गेम है, लेकिन उसमें फिर आपका सबमिशन प्लान आता है, आपकी HEC की अटेस्टेशन भी आती है डिग्रीज की आपकी नहीं की. एप्लीकेशन प्रोसेस में यही है कि आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फिर वही फुलब्राइट के बाद आपको गाइडेंस मिलती जाएगी. एट द एंड वी गेट द फाइनल प्लेसमेंट. जी, फाइनल प्लेसमेंट आपकी फाइनल प्लेसमेंट आपकी अगले साल में तकरीबन मार्च में होगी, और फॉल में जो है जैसे अगस्त में आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा. All right, super nice. So I think let's talk about some advantages. कि यार अगर मुझे Fulbright करना है, because there are other scholarships as well, but Fulbright के क्या फायदे हैं? पाकिस्तान का जो फुलब्राइट प्रोग्राम है वो आपकी ट्यूशन फी भी कवर कर रहा है, आपको स्टाइपेंड भी दे रहा है. सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है. फिर आपको जो सपोर्ट मिल जाती है एडमिशन प्रोसेस के अंदर, आपको जो फुलब्राइट का नेटवर्क मिल जाता है, अलमनाई भी है, आपको वेबिनार्स भी अटेंड करने को मिलते हैं. फिर फुलब्राइट में आपको वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है आपका. अगर आप डिपेंडेंट के साथ जाना चाह रहे हैं तो वीज़ा कैटेगरी में फ़र्क आ जाता है. आप फुलब्राइट में जा रहे हो जे वीज़ा कैटेगरी में, रेगुलर स्टूडेंट जाता है एफ वीज़ा में. तो रेगुलर स्टूडेंट जब F1 जाता है, उसका जो F2 जाता है डिपेंडेंट, दे कैन नॉट वर्क इन यूएस. द J2 मेरा जो डिपेंडेंट, मेरी वाइफ आई, तो शी कैन वर्क इन यूएस. ये नहीं है कि 2 साल के लिए वो यहाँ बैठी हुई है, वो यहाँ पे अपना काम कर सकती है, अपने करियर एडवांसमेंट कर सकती है. F वीजा पे ये नहीं हो सकता. सुपर नाइस. लास्ट आई वुड also like to talk something about stipend, and can you please repeat यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कितनी स्टाइपेंड मिलती है हर महीने, और अगर फॉर एग्जांपल मेरा प्रोग्राम थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया 2 साल में, विल आई स्टिल गेट द स्टाइपेंड? अभी अपने एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए अमर, बट व्हाट अबाउट डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि लोग पाकिस्तान से जाते हैं इसीलिए कि पाकिस्तान वापस ना आए. इस स्कॉलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि आपको वापस पाकिस्तान आना है. अगर वापसी यूएस के लिए कभी अप्लाई भी करना है फॉर वर्क पर्पसेस, तो आपको पाकिस्तान में 2 साल एटलीस्ट काम करना है स्कॉलरशिप के कंप्लीट होने के बाद. दूसरा ये है कि J1 वीजा टाइप है, तो J1 पे मसला यही है कि आप एक किसी बॉडी के तहत हो. तो मुझे ट्रैवल के लिए, जैसे अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल चाहिए, मुझे अगर ऑन कैंपस काम करना है या मुझे कुछ भी करना है, इंटर्नशिप करनी है, तो मुझे उससे लिए फुलब्राइट से परमिशन लेनी होगी, ऑथराइजेशन लेनी होगी. सो अभी तक हमने अच्छा डिस्कशन कर लिया. नाउ आई विल लाइक टू bring our discussion down and cool it down, and I would like to ask something about your student life as a scholarship holder. How is it? In general,
in US is pretty good. में यही है कि आप US घूमें. And the money you get, for example, is it enough that you हाँ. also spend the money and travel a bit and save a bit? Is हाँ. it possible? I think depend करता है share to share. फिर if you're cooking at home, then it's very manageable. But if your lifestyle is कि आप बाहर खाना खाना चाह रहे हैं, आप बहुत घूमना चाह रहे हैं, तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत मुश्किल से पूरा होगा या आपको अपने पैसे खर्च करने होंगे. That's fine. क्या कहें? Last question, Amar, I have is a small advice which you would want to give to those students or working professionals who are working in Pakistan and looking forward for a scholarship. What would you say to them? ये एडवाइस सबसे पहले यही है कि आप अप्लाई करते रहें, क्योंकि आपके अप्लाई करते करते आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है उसके दौरान. और दूसरी एडवाइस यही होगी कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं अभी, तो मेक कनेक्शंस and keep on good terms with your professors and everybody, because you need them for your references and everything. Cool. Thanks a lot, Amar, for your time, for your knowledge, for knowledge sharing, because this discussion would help hundreds of people who will listen to this. And if you guys have more questions, please comment down under. And what we will do, we can also have a live sessions where we can answer specific questions which you might have regarding your specific case with Amar. We can take a live call with him and talk to him once again. Why not? Sure. Thank you. शुक्रिया Cool. मुझे बुलाने के लिए सभी. Thanks. Thanks, guys. Here's Sev and Amar signing out, and we will see you in the next one. Bye. Bye.